Hey, inspiring founders, welcome to another podcast by Yes Users, where we chat with established founders and get the real scoop on what it takes to build a successful company. आज हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट है मिस्टर विनोद सिंह. In addition to having around 18 years of work experience, he is one of the most genuine person I have met across in the tech industry. So आज के पॉडकास्ट में ऊपर से बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो सभी कर रहे हैं. ग्राउंड रियलिटी पे जाके डिस्कस करेंगे कि एक सक्सेसफुल कंपनी बनाने में क्या मुश्किलें आती हैं और उन्हें कैसे ओवरकम किया जा सकता है. तो चलिए आज विनोद सर से टेक्नोलॉजी की फ्यूचर के बारे में बात करते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इफेक्ट होने वाला है और इन सब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको अपने प्रोफेशनल टेक करियर में क्या स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय करनी चाहिए. तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं. So, Vinod sir, thanks a lot for joining us on this podcast. Thanks, and happy to be here. The feeling is quite mutual, sir. So, sir, आपका 18 साल का एक्सपीरियंस है टेक इंडस्ट्री में. इस 18 साल में आपने टेक इंडस्ट्री को कैसे इवॉल्व होते हुए देखा है? Right, so I think 18 से क्या आप लगभग मेरे ख्याल से 20 ही हो गया होगा. मैं हमेशा 18 पे ही रुका रहता हूँ. I think 20 के ऊपर हो गया उसका अभी. But evolution, I think मैंने देखा 3-4 ट्रांजिशन देखे मैंने इंडस्ट्री का. जब हमने शुरू करा था तो इट वाज मोर अराउंड C++ का दौर था. उसमें कोई अगर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जानता है तो वाज ए गोल्ड इन द मार्केट. जैसे है ना कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हो जो कि दूसरे मल्टीपल सर्वर से बात कर सकता है. तो दैट वाज काइंड ऑफ एन एरा वेयर अगर आपको बढ़िया सिस्टम प्रोग्रामिंग आती है तो लॉट्स ऑफ मनी आउट देयर, लॉट्स ऑफ जॉब आउट देयर. वहां से फिर इंडस्ट्री शिफ्ट हुई. जो .com बबल आया था तो वहां पे लाइक एक इंडस्ट्री घुसी एकदम. फिर दो वापस इवॉल्व हुआ और आया कि जावा और ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और नई नई टाइप की टेक्नोलॉजीज आई. उन्होंने क्या किया कि जो उस टाइम पे बहुत ही नीश जॉब मानी जाती थी उसको कमोडिटी बना दिया. लाइक एनीबडी कैन. जावा आने के बाद क्या था कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वेब एप्लीकेशन बनाना है तो यू डोंट नीड टू बी हाईली क्वालिफाइड टू डू दैट. टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, उसने बहुत ही इजी कर दिया सब कुछ. और वहां से फिर लोग चालू हुए. लाइक एवरीबडी वांटेड टू लर्न जावा. आई रिमेंबर लाइक कोचिंग सेंटर्स खुले हुए थे पूरे शहरों में एंड लर्न जावा, गो टू यूएस एंड लाइक नो हैव अ नाइस कैरियर एंड आईटी एकदम बूम पे थी आईटी. उसके बाद आई एम मोर फोकसिंग ऑन द जॉब एंड काइंड ऑफ हाउ द इंडस्ट्री हैज हेल्प्ड द ह्यूमन, बट आई कैन आल्सो टच ऑन अदर एस्पेक्ट्स. तो उसके बाद फिर एनरॉन बस्ट हुआ, कुछ और बस्ट हुआ. इंडस्ट्री को मैंने देखा इवॉल्व होते हुए कि टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व अ लॉट ओवर लास्ट 20 ईयर एंड इट हैज चेंज्ड द वे वी लिव आवर लाइफ एक्चुअली, नॉट ओनली जॉब साइड. तो आज के आप 20 साल पहले आप देखो तो I don't think anybody had access to the phone or anything. Now आप देखो तो even like people who are labor class या मतलब एकदम lower class के जो लोग हैं जो like people who are struggling to even like feed their family, they will have all these like latest technologies, smartphone है उनके हाथ में. So overall technology has really I think changed the way we live, changed the way we think. All the social media network हो गया, आपका AR VR हो गया या आपका calling हो गया. I know when I used to like go on my university, the only way to connect with my parents was over the letters. पोस्टिंग और ये सब करते थे. तो इट्स लाइक काफी सारी रिवोल्यूशनलाइज हुई है. उसमें कुछ चीजें ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट भी गई हैं, कुछ बहुत सारी ह्यूमैनिटी के फेवर में गई है. बट ओवरऑल देखूं तो मैं करीब 4 इवोल्यूशन हुए हैं इंडस्ट्री के. अगर देखो मैं पूरा टेक इंडस्ट्री के इन लास्ट 20 ईयर. सो ये 4 एवोल्यूशंस जो है उनकी हेडिंग्स क्या आपके हिसाब से रहेगी? पहला इवोल्यूशन में था कि इट बिकेम अवेलेबल टू पीपल हु वर रिच. बहुत ही लाइक स्पेशल हुआ शुरुआत में. आप देखो 20 साल पहले हुआ एंड सेकेंड दौर जो आया एवोल्यूशन हुआ उसमें ये लगा कि यार ये तो टेक्नोलॉजी हम सबकी जॉब खा जाएगी, कंप्यूटर जो है अब सबकी जॉब ले लेगा. लॉट्स ऑफ पैनिक इन दैट. लाइक एक जो क्रक्स मोमेंट होता है ना कि वहां पे ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी को अपना दुश्मन समझना शुरू. तो एक बार वो हुआ था कि मैन मशीन का जो मुझे लगता है कि वो एक झगड़ा टाइप का कि जॉब ले लेगी एंड ऑल दे देगा. एंड देन थर्ड पेज में ये हुआ कि टेक्नोलॉजी बिकेम नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. लोगों ने एक्सेप्ट करा, टेक्नोलॉजी का दौर चालू हुआ. चाहे जो भी करते हैं, आप बैंक में जाओ, आप शॉप में जाओ, ये सारी चीजें हमारी कॉमन जिंदगी में. और फोर्थ वाला फेज हुआ था दिस होल जनरेटिव एआई एंड एवरीथिंग एल्स. दैट्स बेसिकली एन AR VR ऑन एंड इवोल्यूशन ऑफ द सोशल मीडिया. एंड बेसिकली अगर आप देखो तो इट हैज चेंज्ड. टेक्नोलॉजी हैज बिकेम अ सेंटर ऑफ आवर लाइफ. पहला दौर ये था कि इट वाज नॉट इन द रीच ऑफ पीपल, वेरी फ्यू पीपल हैड अ रीच. देन इट बिकेम वेरी कमोडिटाइज्ड एंड एवरीबॉडी हैड अ रीच टू टेक्नोलॉजी, but it was not in the center.
तीसरे में हुआ कि started to evolve and become standard. Now it basically we cannot assume to live our life without technology around us. So that's how I see the evolution in our life. सो इसी क्वेश्चन को अगर आगे देखते हैं, बिकॉज यू हैव सच अ ब्रॉड एक्सपीरियंस और आपने इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, तो अभी जो जनरेटिव एआई के ऊपर जो हाइप चल रही है, आपका क्या थॉट है? जनरेटिव एआई जैसे जब भी होता ना, it's the same. I think I don't see any difference between this current era of generative AI and all the threat and all the opportunity that it is showing and all the hype it is generating than when all these Java and all these programming languages became very prominent, everything else. So वहाँ पे भी ये था कि people who were C++ programmer, for example, engineering करते थे, their job was at risk because nobody needed those that condensed to a very small piece of things. So it took the job. Reality time पे जो skill set थी, that evolution made those guys irrelevant to the industry. And people who are able to reinvent themselves, and I was one of them, lucky person, reinvent myself, think, okay, forget about C++, all the kind of old label of programming. Nice technology, let me adopt that and become expert on that technology. So, वहाँ पे फिर I kept my job and my relevant market. फिर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई और सारी नई टेक्नोलॉजी आई. तो जेन एआई अगेन बेसिकली इट केम इन जनरेटिव एआई. इट हैज चैलेंज्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वाज नीडेड, लॉट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन हैंड एंड एवरीथिंग टू बी डन. इट इज गोइंग टू रिड्यूस दैट. तो मेरा पॉइंट जो हाइप, मैंने बहुत लोगों से बात भी करता हूँ, वुड इट टेक जॉब्स? 100%. इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ जॉब्स, but it is also going to generate a lot of new job as well. So people who can accept this reality, अब the skill set needed, the way that people needs to work and the way we need to live our life needs to change and adopt this new era, that means then you will be still relevant. और hype में यह है, basically I was very critical at some point in one of these stages saying Gen AI to me feels like a glorified autocomplete. थोड़ा सा hyped हुई है, and the promises that people are talking about Gen AI कि ये कर देगी, ऐसा हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, I don't think that's gonna happen. It has its own limitation, and those limitations will become better over time, but it is not going to change the human life. Not going to replace the human life. जितना भी लोग कर ले ऐसा चलेगा. I think it's a fight that we are all having कि हमें human जो brain है, natural brain है, उसको replicate करना AI में. We are getting closer, but I think we are far from reaching to a point where it can actually be compared to the human and emotional intelligence. I know Facebook and all these guys are talking about artificial general intelligence. वो क्या है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का मतलब है कि अब हम जैसे बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे ब्रेन में काम करते हैं, हम एआई को इस तरह कुछ ट्रेन करना चाह रहे हैं मशीन को कि हमारी मशीन भी उसी तरह पहुंच सके. बट अभी बहुत पीछे है. आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ हैपनिंग इन एनी नियर फ्यूचर और इवन मिड फ्यूचर. That's very interesting. So now let's move to the startup. That's where you are spending most of your time. Consilius. So for our listeners जो Consilius के बारे में नहीं जानते, क्या आप बताना चाहेंगे क्या Consilius करता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और किन्हें सर्व करता है? तो हमारा मेन जो सर्विंग है वो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री. तो हमारे कस्टमर्स जो है दे आर ऑल इंश्योरेंस कंपनीज हु प्रोवाइड इंश्योरेंस. स्पेसिफिकली अभी हम फिलहाल कमर्शियल इंश्योरेंस में है, पर्सनल इंश्योरेंस में नहीं है. कमर्शियल बोले तो जो आपकी शिपिंग है, जैसे व्हेन यू सेंडिंग कार्गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जैसे कोको कोला मान लो कंपनी है, they send billions dollars of goods from one country to multiple countries, so they need insurance. So the cargo insurance हो गया, या जो शिप बड़ी जहाज है, पानी के जहाज हैं जो इधर चलते हैं, उनको भी जैसे आप कार का इंश्योरेंस कराते हैं उनका भी इंश्योरेंस होता है. या कमर्शियल व्हीकल्स है, ट्रक्स एंड फ्लीट्स एंड ऑल दैट पूरा होते हैं, या प्रॉपर्टी. तो हमारा फोकस अभी जो है वो कमर्शियल इंश्योरेंस में. हम क्या करते हैं कि we use data and technology to help our customers who are the insurance companies in two different ways. नंबर वन इज इंश्योरेंस. आप देखेंगे तो इट्स ऑल अबाउट इंश्योरेंस कंपनी बाइज रिस्क फ्रॉम यू. सर जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो तो हमने कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कहता है आप मुझे प्रीमियम दो, आपको कुछ मेडिकल में इमरजेंसी हो गई, आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो रिस्क मैं ले रहा हूँ आपका, आई विल पे फॉर दैट ऑल द एक्सपेंसेस. सिंपल एक्सचेंज ऑफ द रिस्क वर्सेस मनी. मैं आपको पैसे दे रहा हूँ प्रीमियम, बदले में आप मेरा रिस्क अपने आप को ले रहे हो. दैट्स अ वेरी सिंपल वे द इंश्योरेंस कंपनी वर्क है. तो हमारा पहला जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, जो पहला हम हेल्प करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, कि help them look at the asset that they are insuring in a way that gives them a very deep understanding about the risk that they are about to take. पहले क्या होता है, एग्जाम्पल मैं बहुत ही आपको स्पेसिफिक दूं, that will be relevant to the viewers.
कार इंश्योरेंस, अभी मैंने और आपने मान लो एक होंडा सिटी खरीदी, एक ही सिटी में हम लोग रहते हैं, सेम मॉडल सेम, एक दिन गए हमने कार खरीदी एंड वी गो फॉर इंश्योरेंस। वो क्या पूछेंगे हमसे, जनरली देखा जाए कि कौन सा कार का मॉडल है, कब खरीदा था, कितने की है, एडीबी वैल्यू, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, 5 7 10 15 चीजें पूछेंगे, उसके हिसाब से हमको बता देंगे जी आपको इतना प्रीमियम देना है। अब वो प्रीमियम आप देखोगे तो इट विल बी सेम फॉर यू एंड मी, क्योंकि हम लोग गाड़ी सेम है, जो भी वो सवाल पूछते हैं उनका आंसर हम दोनों का लगभग सेम होने वाला है, तो प्रीमियम हमें कितना मिलेगा, हमारा सेम आएगा प्रीमियम। बट अब अगर रियलिटी देखो तो यू माइट बी वेरी गुड ड्राइवर, यू टेक गुड केयर ऑफ योर कार, लाइक आपके पास जो है ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शोबाजी करनी है, कट्स मारने हैं और सारी चीजें वो करने हैं, यू रियली गुड ड्राइवर, सेंसिबल सिटीजन हो, while I'm a reverse. I'm a like very bad driver. I like to drive crazy. I like to do all those cuts and all these kind of things, and I don't really care too much about my car. So अब अगर इसमें देखो कि the probability of you hitting your car and going for a claim is very low as compared to me, right? और यहाँ पे अगर आप देखो तो the difference here is the behavior. Our behavior is what is driving our risk profile. We have a very low risk profile because of your behavior. I have a very high risk profile because of the behavior. तो यहाँ पे अगर देखो तो इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट डूइंग जस्टिस कि आपको भी उतना प्रीमियम देना है, मेरे को उतना प्रीमियम देना है। अगर लॉजिक लगाओ तो आपको हो सकता है 10,000 का प्रीमियम आना चाहिए आपका, मेरा हो सकता है कि 1 लाख का आना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट। सो ये कंसेप्ट जो था तो व्हेन वी स्टार्टेड द कंसीडर, हमारा मेन मोटिव था कि वी बिलीव कि बिहेवियर इज ए बेटर इंडिकेटर ऑफ रिस्क देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। और द वे टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व हो रही है, IoT आ रही है, बहुत सारे डेटा निकल रहे हैं, पहले इट वाज नॉट पॉसिबल टू नो द बिहेवियर, नाउ इट इज पॉसिबल टू नो द बिहेवियर ऑफ द रिस्क। तो हमारा मेन मोटिव था कि इफ वी कैन फाइंड रिलेवेंट डेटा एंड यूज ऑल दिस मशीन लर्निंग एंड AI एंड ऑल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज टुगेदर एंड एक्सट्रैक्ट द बिहेवियर of the asset that are going to be insured and help insurance companies to take a different look at what premium they should be charging. तो ये सेम कॉन्सेप्ट हमने लगाया, नाउ वी हैव अ प्रोडक्ट, SaaS प्रोडक्ट है जो इंश्योरेंस कंपनीज को एग्जैक्टली यही बताता है कि अगर आपने एक शिप की इंश्योरेंस करनी है या मान लो किसी कंपनी का कार्गो प्रोग्राम का इंश्योरेंस करना है, यू एंटर डिटेल्स कि भैया किसका इंश्योरेंस क्या करना है, एंड हमारा प्लेटफॉर्म को बताएगा, बिहेवियरल एस्पेक्ट बताएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ you getting claim from this and कितना बड़ा claim आ सकता है, and based on that you do pricing of your premium. So मैं कहता your core hypothesis was that behavior is the best indicator of risk. So जो behavioral indicators है उसका data आप कैसे gather करते हैं? Right. So it varies by industry to industry. तो अगर आप टेलीमैटिक की बात करते हो, कार्स की बात करते हो, तो वहां पे क्या आता है कि आज की डेट में हर एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है कार में, दे ऑल हैव इंटीग्रेटेड सिस्टम, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम सब लोग इंस्टॉल करते हैं अपने अपने कार में। प्लस देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आल्सो अप्लाई लॉट्स ऑफ सेंसर्स लगा के देते हैं सब लोग आज की डेट में। सो द डेटा कम्स फ्रॉम दैट। बहुत सारी अलग कंपनीज है जिनका काम ही डेटा कलेक्ट करके बेचना होता है, तो हम ट्राई करते हैं टू लेवरेज दोज कंपनीज हु आर इनटू द डेटा बिजनेस एंड देन वी लाइसेंस दैट डेटा। शिपिंग इंडस्ट्री जैसे बताऊंगा मैं, तो शिपिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जो बड़े बड़े पानी के जहाज है उसमें क्या होता है कि एवरी शिप इज नीडेड टू इंस्टॉल अ ट्रांसपोंडर। वो सिक्योरिटी रीजन से करना होता है कि जिसे शिप को ट्रैक किया जा सके, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कहाँ है। तो हमने क्या करा कि वो डेटा जो ट्रांसपोंडर वाला डेटा था वो बाई किया, और साथ में हमने फिर पूरे मैपिंग करी सी की कि कौन सा सी कहाँ है, पूरा जियो मैपिंग करी, पोर्ट कितने हैं, कहाँ है, कैसे कैसे है। वो लोकेशन डेटा यूज करके उसको हमने जब ओवरले किया अपना जियोग्राफिकल वाला डेटा, देन वी कैन टेल कि ये शिप जो है कहाँ कहाँ जाती है, कितनी स्पीड से जाती है, कब पहुंचती है, क्या करती है, कहाँ सेल करती है, कहाँ पे लो वाटर जोन है, कहाँ पे हाई वाटर जोन है, कहाँ पे हाई टाइड्स हैं, लो टाइड। तो वो पूरा एक्स्ट्रा डेटा, सारे डेटा निकाल के देन वी कैन एक्सट्रैक्ट कि जिस तरह से ये शिप की सेलिंग होती है, जिस तरह से ये शिप ऑपरेट होती है, बेस्ड ऑन दैट वी कैन टेल बाय लुकिंग एट द हिस्टोरिकल क्लेम डेटा कि भैया ये अगर बिहेवियर ऐसा ही रहा तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अगले 1 साल में 3-4 बार ये कोलाइड करेगी और इस तरह का क्लेम आ सकता है। एंड दैट हेल्प्स इंश्योरेंस कंपनीज टू नो कि क्या रिस्क ले रहे हैं, एंड देन दे कैन प्राइस मच कॉम्पिटिटिव। सो जो हिस्टोरिकल क्लेम डेटा है, हाउ डिड यू गैदर दैट? हाँ, तो हिस्टोरिकल क्लेम डेटा क्या होता है कि वी पार्टनर्ड विद ऑल दिस इंश्योरेंस कंपनीज कि भैया आपके पास क्लेम की हिस्ट्री है, so we had to partner with let's say 20 of them, and everybody liked the idea that we had, and everybody saw that यार कुछ तो हो सकता है। There were 2 group of people, one cynical, I don't think it's gonna work, we have been doing it for 200 years, कोई जरूरत नहीं है, and there were some progressive thinkers who were like नहीं इसमें कुछ हो सकता है। तो we partnered and we got the claims data history from all these insurance companies, और उसको यूज करके हमने अपना मशीन लर्निंग अपना मॉडल जो है ट्रेन किया।
दो स्टेप थे, पहला था एक्सट्रैक्टिंग द बिहेवियर और दूसरा आंसरिंग सो व्हाट. सो लाइक अविनाश ड्राइव एट नाइट, जनरल 80% टाइम ही ड्राइव्स इन नाइट फ्रॉम लाइक बेंगलोर टू मुंबई, दिस हाईवे एंड दैट. अगला था सो व्हाट. तो क्लेम डेटा करके हमने ट्रेन किया कि व्हाट बिहेवियर इज पॉजिटिव फ्रॉम क्लेम्स पर्सपेक्टिव, व्हाट बिहेवियर इज नेगेटिव. तो कोरिलेशन हमने बिल्ड करा दोनों के बीच में, एंड देन वी वर एबल टू ट्रेन आवर एआई. For example, it's not as simple as one behavior. It's simple like driving in this particular road at this speed in this weather condition at this time of the day is more probabilistic to hit your car. It's a multiple combination of those factors and then correlations. That's really amazing. I'm sure बहुत high percentage वाले, especially tech background के people जो इस podcast को सुन रहे होंगे, they would be thinking यार, Consilius इतनी बड़ी company है, इन्होंने जो किया है हम भी 1 साल के अंदर कर सकते हैं. बट मैं उनको बताना चाहूंगा कि B2B में द पार्टनरशिप एंड द सेलिंग, लाइक दैट्स द टफेस्ट पार्ट. सो एक बार हमें उस जर्नी पे ध्यान दीजिए. ये कहना बड़ा आसान लगता है कि 20 कंपनी से डेटा ले लिया, उस डेटा को निकालने में मुझे पता है क्या हालत खराब हुई होगी. मे बी यू वोंट बी द पर्सन जो ये कर रहे होंगे काम, मे बी इट विल बी योर को-फाउंडर्स. बट एक बार उस जर्नी के बारे में हमें थोड़ा बताइए. The journey was difficult. देखो ऐसा होता है ना कि it's been 10 years since we are running this company. And first 5 years were really about all the struggle that you go through when you start a startup. आपको investors को convince करना है कि why you are a good idea, why do that. And then, as you said, B2B is all about partnership. The problem was that me and my co-founder, Andrew Yeoman, we both did not had an insurance background. So I have to admit कि हमने थोड़ा सा हल्के में ले लिया था. ये हो जाएगा, आराम से करेंगे वैसा करेंगे. When we started our journey, we did not realize कि क्या हम hurdle face करने जा रहे हैं. And I every founder in this world who starts a startup एक होप होती है कि ये मेरा प्लान है, ऐसे हो जाएगा, 1 साल में ये कर लेंगे, 15 दिन में ये कर लेंगे, फिर 2 साल के अंदर ये होगा, रेवेन्यू प्रोजेक्शन ऐसा होगा. Never works, like never. हमने स्टार्ट करा, प्लान था ऐसे करेंगे वैसा करेंगे. देन पहली बात तो आई कि हमने अज्यूम करा कि ये जो बिहेवियरल डेटा है, जो हमारी इनिशियल रिसर्च थी, हमें लगा कि मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट. अब मिल भी गया डेटा. थोड़ा बहुत हमें डेटा टीम हमने बनाई, दे वर ऑल गोइंग आउट एंड रिसर्चिंग एंड टॉकिंग टू पीपल एंड वी गॉट द डेटा. अब वहां पे सबसे प्रॉब्लम ये आई कि डेटा की क्वालिटी इतनी खराब थी कि वो कहते हैं ना, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. कितना भी बढ़िया मशीन लर्निंग मॉडल आप बना लो, ट्रेनिंग उसकी गलत डेटा पे हुई तो इट विल बी लाइक बैड. तो पहला ये था कि जो भी ये शिप मूवमेंट्स के डेटा है, आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल जो एज अ फाउंडर यू विल नेवर थिंक अबाउट व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी. शिपिंग का लोकेशन डेटा हमें चाहिए था. हम गए 2-4 कंपनी से बात करी, हमें मिल गया शिपिंग का डेटा, जिससे वी आर एबल टू लाइक नो द करंट एंड हिस्टोरिकल 15 मिनट ग्रैन्युलरिटी की लोकेशन ऑफ द इंटायर शिप्स एंड दिस होल वर्ल्ड मिल गया. अब हमने जब शुरू करा तो एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये था कि एक शिप थी, उसका डेटा जब हमने प्लॉट किया गूगल मैप पे तो देखा कि 9:30 पे ये जो थी अटलांटिक महासागर में थी, लाइक क्लोज टू यूएस. 9:35 पे वो साउथ चाइना सी में थी. अगला पॉइंट, अब हमारा देखो यार, अगर सुपरसोनिक विमान भी होगा तो भी 5 मिनट में वो अटलांटिक से साउथ चाइना सी में कैसे आ सकता है. और ऐसे बहुत सारे जो है ना आउटलायर्स मिलने लगे. मतलब हो क्या रहा है. And after like 6 months of banging our head on wall, we found कि there are some people in China who sell a duplicate transponder device. तो क्या होता है कि ये जो मछुआरे होते हैं, जो बोट लेके जाते हैं मछली पकड़ने, तो क्या है कि कोई एक बड़ी शिप है, उसका एक लोकल कॉपी खरीद लिया, मिमिक्री, और लगाते इसलिए क्योंकि जो बड़ी शिप्स आ रही हैं उधर से उनको पता चल जाएगा कोई और शिप है तो दे विल चेंज देयर. तो उनका चाल कोई नष्ट ना करे, उसके चक्कर में चाइनीज भाई लोगों ने क्या करा कि एक लोकल ट्रांसपॉन्डर खरीदा, उसको कॉन्फ़िगर इट कि इट वाज अ बिग शिप, और किसी का मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करके और वो भी लगा दिया. अब डेटा तो सैटेलाइट के थ्रू जा रहा है, असली ट्रांसपॉन्डर जो है वो शिप पे है. अब हाउ डू यू नो कि कौन सा वाला असली है कौन सा वाला नकली है. पॉइंट इज कि जब आप स्टार्ट करते हो तो एवरीथिंग लुक्स नाइस, देन इट टुक अस 2 years to really get the data to a state where it was stable and accuracy थी, अच्छा था. फिर हमने मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करने की बात करी. Then we started talking to insurance companies. After lots of hurdle we found कि ठीक है 6-7 लोग थे जिन्होंने कहा हम शेयर करेंगे. मैंने कहा ठीक है जी, क्लेम डेटा दे दो, हाँ ले लो, पोस्टल एड्रेस बताओ अपना, कहाँ पे मेल करना. मैंने कहा मेल करना भाई, मैं तो डेटा मतलब क्लेम डेटा का डेटाबेस का डंप दे दो हमें. तो नहीं, हमारे पास तो पीडीएफ रखी है, सारा क्लेम्स जो है सारा फाइल वो हिस्ट्री पूरी है पीडीएफ फाइल में, हार्ड कॉपी रखी हुई है, बताओ कहाँ मेल करना, तुम्हें इसकी फोटो कॉपी करा के उस डेटा का क्या करूंगा मैं. तो अगेन वी हैड टू टेक एन स्टेप बैक. जो भी प्लान सारा बनाया था उसको उठा के रख दिया ताक पे. ठीक है भैया, अब ये पीडीएफ में जो डॉक्यूमेंट है इसको कैसे डिजिटलाइज करा जाए.
we spend an year, take those data, कुछ हमने कहीं पे AI यूज करा, कहीं पे मैनुअल यूज करा, literally $100 million of claim. The one case where there was $100 million of claim, उसकी सारी डिटेल एक पेपर नैपकिन पे हैंड रिटन रिकॉर्ड में रखी हुई थी. And now we're like, my God. Doing the machine learning was the easiest part. When I started this, I thought that will be the hardest part. Make model right, machine learning right, and cool things like Tech Geek. But all those unfamous things, it took us 5 years to get this model right. Okay. वहाँ गए, उसके बाद we launched our product in market. We are all happy. I was proud कि अब तो अगले साल तो आराम से $15 million की रेवेन्यू कहीं नहीं गई है. पूरा उसको जाके प्रोजेक्शन दे रहे हैं. फिर हिट हर्डल की इंडस्ट्री ने बोला कि हमारा उस टाइम पे मॉडल क्या करता है, AI इज काइंड ऑफ अ ब्लैक बॉक्स. एक्सप्लेन किया है आपने एक शिप की इन्फॉर्मेशन, वो बोलेगा ठीक है, देयर इज प्रोबेबिलिटी कि ये आपका इतना क्लेम आएगा. अब अंडरराइटर्स जो थे में कह रहे, व्हाई डू आई ट्रस्ट दिस नंबर, AI ने निकाला है, बढ़िया है, आई डोंट ट्रस्ट AI, आई डोंट थिंक दिस AI इज राइट. मेरे हिसाब से तो मैं इस बंदे को जानता हूँ, 20 साल से मैं इसका बिजनेस कर रहा हूँ, तुम्हारी AI बता रही है कि ये जो है अच्छा रिस्क नहीं है, आई कैन टेल यू इट्स अ गुड रिस्क. तो AI और ह्यूमन का फाइट, ईगो फाइट. देन वी रियलाइज कि भैया जब तक हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे व्हाई वी सेइंग व्हाट वी सेइंग, दे विल नॉट ट्रस्ट. जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, इवन टुडे एज वेल, दे नो कि हाउ हार्ड और इम्पॉसिबल इट इज टू एक्सप्लेन योर AI का आउटपुट. कोई भी मॉडल उठा लो, उससे अगर कोई पूछा जाए कि ये जो इसने रिजल्ट दिया है क्यों दिया है, तो स्टिल अ चैलेंज फॉर एवरीबडी, फॉर इंडस्ट्री एंड फॉर स्कॉलर्स. तो हमने वो भी प्रॉब्लम एक सॉल्व किया, सूडो एक्सप्लेनेबल AI करके, वो भी 1 साल ले गया हमारा. ठीक है. So finally the plan I had to achieve in first 2 years of forming Concierus, achieve that plan in 10 years. जो आपने सोचा था कि पहले ईयर में कर देंगे. All these unknown, it was not possible to know until you start the journey. That was a big learning, as you can see. Like, अगर मैं मुझे कल दोबारा एक स्टार्टअप चलानी होगी, तो I know कि जो प्लान मेरा है, it's not gonna work. Yeah, and to be fair, a lot of people might be saying कि यार जो प्लान 1 साल में किया था, 10 साल में किया, this is a failure. I would say Concierus would still, by every metric, would be considered a success, not a failure, because like a lot of people जो प्लान करते कि हम 1 साल में कर लेंगे, वो शायद majority, I would say 90% कभी कर ही नहीं बात. नहीं कर रहा. Right. So you need that persistence. You can, कितना exhausting हो जाता है ना कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, like simply you give up. Yeah. वही है. अब हमने बेसिकली क्या हुआ कि लास्ट के 3 साल, आई वुड से कि एज ए फाउंडर वी हैड अ गुड सक्सेस. आई एम रियली प्राउड. वी आर नाउ एट अ पॉइंट वेयर वी आर प्रॉफिटेबल कंपनी. वी डोंट नीड इन्वेस्टर एट ऑल. कोई इन्वेस्टर, हमने सारे इन्वेस्टर्स को रिस्पेक्टफुली थैंक यू बाय बाय कर दिया. वी आर नाउ बैक टू लाइक सेल्फ फंडेड काइंड ऑफ कंपनी. नाइस सेट ऑफ रेवेन्यू है. ग्रोथ प्रोजेक्टरी ऐसी है कि वी वुड बी लाइक probably $50 to $100 million रेवेन्यू इन नेक्स्ट 3 to 4 years. उसमें भी हर्डल आएंगे, आई नो, बट एटलीस्ट वो अब दिख रहा जर्नी. So आपका पहला पेइंग कस्टमर कब आया था? हमारा पहला पेइंग कस्टमर, we got all those 5-6 people who gave us claim data and they became our customer at very early stage. अब इससे 3-4 साल थे हम, तभी हो गया था. बट यह था कि ROI नहीं थी उनके पास उतना. हमारे पास कहने को तो हमारे 5 कस्टमर थे, we were making couple of $million, बट जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे that needed $20 to $30 million of investment to solve that problem. तो वो एक गैप जो था ना, उसको हैंड करने के लिए we had to go around and get lots of investment from private equity and venture capitalist firm. बट हाँ, पहले 7 कस्टमर हमारे मिल गए थे, मतलब अर्ली अडॉप्टर्स जो थे, within like first 3 to 4 years वाले जो पीरियड में, ये मिल गए थे हम. Wow. So then you raised funds from VC and private equity. So उस जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहें? वो जर्नी ऐसी है कि इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, दो-धारी तलवार है. पैसा मिल गया तो आपको अलग प्रॉब्लम देगा, पैसा नहीं मिला तो अलग प्रॉब्लम देगा. तो क्या हुआ कि बिकॉज आवर आइडिया वाज क्वाइट गुड एंड बोथ एंडी एंड आई हैड अ गुड क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ, आई कम फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, अमेजन एंड ऑल, एंड लाइक बैंकिंग एंड ऑल, सो आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंडी भी कमर्शियल बैकग्राउंड से था एंड ही आल्सो न्यू व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. सो इट वाज, वी वर क्रेडिबल इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड आवर अर्ली रिजल्ट्स एंड ऑल थिंग्स लाइक नो वी वर देयर. सो फंडिंग हमने ली, बट गलती क्या करा एज ए फाउंडर, हमने एक पहली बार फंडिंग उठाई and we did something about this funding. Because it was relatively easier for us to go and get funds, we started getting lots of funds which we would not needed. And before we realized कि हम दोनों फाउंडर के पास कोई कंट्रोल ही नहीं था कंपनी का. Every control was with the investors.
we reached to point where हमने like 3-4 साल अपनी जिंदगी लगा के कंपनी को खड़ा करके करते करते खड़ा, and because we were naive in the sense कि I don't have anything negative about them to say, but actually देखिए अगर मैं भी होऊंगा तो मैं वही करूंगा, मैं पैसा लगाऊंगा कंपनी में. I want you to spend all the money within a year and then go for series B and then for C, for D करते रहेंगे, so that एक गुब्बारा सा बनता है बड़ी सी कंपनी, और मैंने 10 गुब्बारे फुलाए हैं, 10 में से 9 बस्ट हो जाएंगे, 1 उड़ जाएगा, मेरा पैसा आ जाएगा. That's the typical business model. Up as a founder, sometimes it becomes conflict of interest between you and investor, because I want to build a company which is robust and solid, and I don't want to grow at unprecedented speed because I know it's not the right speed. But anyway, वो journey अपने आप में it was quite fun, and इसके अपने वो थे. Biggest learning is that be very careful, even if you are ready to raise funding, don't go कि जितना मिल रहा है ले लेते हैं, 20 मिलियन मिल रहा है, 40 मिलियन ले लेते हैं, नहीं. लुक एट की डाइल्यूशन आपको हमेशा एक एक कदम पे देखना पड़ेगा, और आपको सही में कंपनी चलानी है तो मेक श्योर कि जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए हो ना, तब तक मेक श्योर जो फाउंडर्स हैं दे शुड हैव अ कंट्रोलिंग इक्विटी इन द कंपनी. बट वी मेड अ बिग मिस्टेक एंड वी हैड टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्राइस टू गेट आवर कंपनी बैक इन आवर ओन पॉकेट, जो कि अभी आ गई है. नॉट एवरीबॉडी इज लकी इनफ टू डू दैट. ग्रेट स्टोरी देयर. कंसीरियस के बारे में एक चीज बड़ी यूनिक है कि यू हैव अ टीम बोथ इन दिल्ली एंड लंदन, राइट? सो ये काम क्योंकि मैंने खुद भी किया हुआ है, स्प्लिट टीम्स को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है. एंड द वे वी अप्रोच्ड इट वाज थ्रू कल्चरल, राइट? मैंने भी ग्लोबल टीम मैनेज करी हुई है, अमेजन में करी हुई है, और भी बाकी जो कंपनी में करता था करा हुआ. पीपल टेक इट एज ए साइंस कि ठीक है 2 लोग हैं, स्क्रम कर लेंगे, डेली स्टैंड अप कर लेंगे, ये कम्युनिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. वो नहीं काम करता है, बट एक लिमिट तक काम करता है. एंड इट्स नॉट जस्ट अ रिमोट, इट्स मोर अबाउट द कल्चरल. द यूके का कल्चर बहुत ही डिफरेंट. द वे पीपल वर्क, द वे पीपल से थिंग्स, द वे पीपल अंडरस्टैंड थिंग्स इज वेरी डिफरेंट देन पीपल थिंक्स इन इंडिया. तो हमने पहले दिन से ये करा था, क्योंकि पहले मेरा पुराना एक्सपीरियंस था कि रिमोट टीम मैनेजमेंट करने में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, और यहाँ भी मैं आई वाज प्रिपेयर्ड कि लंदन वर्सेज इंडिया, इंडिया वर्सेज लंदन होना ही होना है. तो देयर वाज लाइक दिस बैटल कि अरे हाँ इंडिया वाले बोलते थे लंदन वाले बेवकूफ है, कुछ इनको काम करना आता नहीं है, हमारी वजह से कंपनी चल रही है. लंदन कहते हैं इंडिया वाले कुछ करते ही नहीं है. वो शुरू हो गया था प्रॉब्लम. So what we did is we spent lots of money to integrate the cultures. तो जैसे हमने इंडिया वालों को काफी लंदन भेजा, लंदन से लोगों को बुलाया यहाँ पे, एंड वी ट्राई टू डू लॉट्स ऑफ फेड टॉक्स. हमारे एक कॉन्सेप्ट था जैसे टेड टॉक होते थे, फेड टॉक होते थे हफ्ते में. वहाँ पे हम कल्चर के बारे में बता रहे थे, पूरी सबको एक साथ रखा. लेट्स टॉक अबाउट इंडियन हिस्ट्री, वेयर इंडियन इज फ्रॉम, एंड लाइक एंशिएंट इंडिया एंड ऑल द थिंग्स व्हाट मैटर्स. त्योहार क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, पूरा उनको ट्रेन किया. पूरा ना हर वीक वो करते थे. इंडिया ब्रिटिश हिस्ट्री, कैसे काम करते हैं, उनके फूड क्या है, क्या सोचते हैं, हाउ देयर रिलेशनशिप वर्क, हाउ देयर, पूरा ना एक सॉर्ट ऑफ कल्चरल स्कूल खोलना पड़ा हमें टू लेट पीपल लर्न एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर. और उसके साथ करते लाइक नो वी नाउ हैव अ वेरी नाइस सेटअप वेयर एवरीबॉडी रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर. एंड व्हेन यू रिस्पेक्ट समबडीज कल्चर देन इट्स मच इजियर फॉर यू टू कनेक्ट एंड टॉक समथिंग अबाउट. Okay. That's the thing that we did in Consider to make it work in our side. That's a very innovative approach. I have never heard anyone trying this. I'm happy it worked out for you. So, Amazon का work culture के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? Actually, Amazon का work culture is pretty good. I don't know how it is now, but when Jeff Bezos was managing everything, I loved Amazon. So, Amazon is basically, which is not a loving Amazon culture is not a universal statement. There's a lot of people who hate Amazon's work culture. I think I also hated that. मैं अपने टाइम के बता रहा हूँ अभी. I don't know what. If you want to have your life, if you want to have hobby and life and everything, that's not a company to work for. But if you are someone who wants to really train yourself, it's like military training में जाते हो ना आप, you go yourself to extreme. जब आप जाते हो तो physically आपको extreme पे ले जाके बता they push your boundary. If you are someone who wants to push your boundary and work in a high pressure and high demanding environment, who does not care about anything, result only work, deliver me result, you have a life and you have a good respect here. If you're not delivering result, I don't care whether you're sick. It's like pure transactional and result oriented environment. It's not good for a long term. It's not good for many people because people want to have their life and everything else. I'll tell you the difference between Amazon and other companies, and that's the reason why they are successful. बाकी कंपनीज क्या होता है, आप एक स्ट्रेस लेवल पे जाते हो, you have a delivery to do, you go through the stress, दिन रात लगा के आते हो, फिर वापस आते हो, नॉर्मल होता है, फिर 1-2 महीने आराम से थोड़ा सा चिल वाले मोड में काम करते हो, then you go do that.
and that's how people recharge themselves and work quite well. Amazon मेरे टाइम पे एटलीस्ट जो मेरी नॉलेज है that was like constantly it's like you like on that peak भैया करना है, डिलीवरी हुई, इसके बाद अगली वाली ये है, उसके बाद अगली वाली ये है, उसके बाद अगली वाली ये है, उसके बाद अगली वाली ये है. And if you can cope up with that kind of pressure and that kind of high demand, it's a great company to work for. पैसे ढेर सारे बनाओगे, कैरियर ग्रोथ टन होगी जबरदस्त, मतलब हाई ग्रोथ, हाई प्रेशर, हाई डिमांडिंग इन्वायरमेंट. ऐसा लोग फील करते हैं कि दूसरी कंपनीज जैसे स्पेशली बिग फोर में, द फैंग कंपनीज में नहीं होता है. जैसे वर्क कल्चर अमेजोन का है वैसा अदर फैंग या मैंग कंपनीज में नहीं है. जैसे गूगल इज नोन फॉर वेरी चिल्ड आउट एनवायरनमेंट. हाँ, मेरे पास गूगल का ऑफर था जब मैंने कंसिडर से स्टार्ट. एक्चुअली आई हैव एक्सेप्टेड द ऑफर फ्रॉम गूगल, और दोपहर में लगभग मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया. शाम को इफ आई टॉक इन नॉर्मल लैंग्वेज, एनडी जो मेरा फाउंडर, हम दोनों बैठ के बियर पी रहे थे. अब बियर पीते थोड़ा ज्यादा हो गई, हमने कहा कल से कंसीडर शुरू करें, छोड़ रहे थे. तो हमने कहा चल ठीक है नहीं करते हैं. तो दारू पी के सेट ऑफ डिसीजन ले लिए कब शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, छोड़ जाओ. पहले ये था कि थोड़ा बहुत जॉब करके थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं गूगल में, और क्योंकि अमेजन से मैं निकला था तो आई वाज एग्जॉस्टेड. दैट्स द रीजन आई मूव टू गूगल. मैंने कहा गूगल में जाता हूँ, थोड़ा सा चिल एनवायरनमेंट है. गूगल नीड्स योर ब्रेन, नॉट नेसेसरली योर हार्ड वर्क एंड नॉट योर ब्लड. अमेजन नीड्स योर ब्रेन एंड ब्लड बोथ. मैंने कहा गूगल से ही क्या करते हैं, मैंने कहा थोड़ा सा पैसा और इकट्ठा कर लेंगे, थोड़ा सा एग्जॉस्टन जो है वो थोड़ा सा कंपनी. वो पता नहीं क्या हुआ, बैठ के दारू पीते पीते चल कल से शुरू करते हैं. मैंने कहा चल कल से शुरू करते हैं. अक्सर एक बार रिकॉर्ड किया जाएगा हिस्ट्री में कि कितने स्टार्टअप्स दारू पीने के बाद स्टार्ट हुए हैं. तो मुझे लगता है बहुत हाई परसेंटेज निकलने वाला है. 70-80% तो होना चाहिए मेरे ख्याल से भी इससे ऊपर ही होगा. क्योंकि बात ये है ना कि लॉजिकली डजंट मेक सेंस. लाइक स्टार्टअप करना लॉजिकली डजंट मेक सेंस. पर वही बात है ना कि इट्स लाइक प्यार, लॉजिक फेल है उसके सामने. हाँ, वही बात. द रीजन आई लाइक अमेजन एंड आई एम रियली गुड बिकॉज जो स्ट्रेस लेवल था ना, मेरी स्ट्रेस लेवल की होती है अमेजन में, दैट रियली हेल्प मी टू होल्ड ऑन ऑल द स्ट्रेस दैट आई हैड इन कंसीडर. मैंने कहा ये तो ठीक है, आई नो दिस, आई एम अवेयर अबाउट, आई नो एग्जैक्टली, तो ये ऐसे होगा, तो इट रियली हेल्प मी. वाह. सो एज टाइम खत्म हो रहा है, ये लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे. अभी तक के आपके प्रोफेशनल करियर में व्हाट इज द बिगेस्ट लर्निंग दैट यू हैव गॉट? बिगेस्ट लर्निंग में मेरा दो चीजें हैं. देखो, एक तो मेरी जॉब से रिलेटेड, व्हेन आई वाज एन एम्प्लॉय, देयर इज वन लर्निंग, एंड देन व्हेन आई बिकेम अ फाउंडर, वहां पे एक लर्निंग हुई थी. एज ए एम्प्लॉय मेरी बिगेस्ट लर्निंग यही थी कि हम बहुत सारी चीजें, कैरियर डेवलपमेंट और ये वो ग्रोथ और ये सब बहुत सारी चीजें करते हैं ना, देयर लॉट्स ऑफ लर्निंग. आई jotted it down back to credibility. मेरा है if you are an employee, all you need is to become credible. अब वो कैसे credibility करते हो, there are different ways, but biggest learning is कि don't focus on any other nonsense here and there. ये कर रहा हूँ, hard work कर रहा हूँ, उसकी चमचागिरी करनी, उसको नहीं, कुछ नहीं करना. Focus on becoming credible. Till you become credible, nobody can stop you growing, having an exponential growth in any company, in any culture, in any environment that you go. So that's my first learning. Be credible and everything else will sort it out. As an entrepreneur, as I said, कि भैया बी प्रिपेयर्ड कि जो भी प्लान बनाया है वो 100% गलत होगा. 100% गलत होगा, एंड हो सकता है कि उसके बाद भी 3 और जो बनाओगे वो भी 100% गलत होंगे. तो बी रेडी टू हैव दैट हसल एंड बी रेडी टू बी रॉन्ग मेनी टाइम्स बट स्टिल गोइंग अप एंड ट्राइंग अगेन एंड ट्राइंग अगेन. दैट्स द ओनली वे. बाकी कोई कितना भी लेक्चर दे दे, आईएम में जाके पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कुछ काम नहीं आता. हार्ड रियलिटी है कि भैया यू हैव टू मेक अ प्लान, यू मेक अ मिस्टेक, लर्न, कम बैक, learn, come back, learn, come back, and my learning cannot directly be translated to somebody else's. अगर मैं दूसरी बार फिर स्टार्ट करूंगा तो ठीक है, मे बी 10%, 50% मैं यूटिलाइज करूंगा, but there will be 50% new learning and new thing that I have to adopt anyway. That's what really I've learned as an entrepreneur. Wow, great advice. Like, I couldn't agree more. Vinod ji, thanks a lot for coming on this podcast. This was really informative and enlightening and inspiring. Thank you so much, Nas. This interesting conversation with Mr. Vinod Singh comes to an end here. उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी दी. आई होप आपको ये पॉडकास्ट सुनने में उतना ही अच्छा लगा जितना अच्छा मुझे इसे रिकॉर्ड करने में लगा. So if you have any suggestions as to which startup founder we should interview next, please share your thoughts in the comments below. Thanks a lot for listening to this podcast. See you next week.